हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 9 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 9 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये दिवस 9 अक्टूबर को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 अक्टूबर को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू की स्थापना हुई थी। 1874 में 9 अक्टूबर के ही दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। तो इसके स्थापना दिवस को ही विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसका मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों, इस बार के विश्व डाक दिवस की थीम रखी गई है इनोवेट टू रिकवर। इनोवेट टू रिकवर। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो होता है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। ये मई महीने और अक्टूबर महीने का जो दूसरा शनिवार होता है इसी दिन मनाया जाता है। तो इस बार ये 8 मई और 9 अक्टूबर को पड़ा है। तो अभी यानी कि आज के ही दिन 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021। ये दिवस दुनिया भर में जो संकटग्रस्त प्रवासी पक्षी हैं उन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनके आवास के संरक्षण के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो इस बार ये मनाया गया है 9 अक्टूबर को। इसकी इस बार थीम भी आपको याद रखनी है। इसकी इस बार थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसके हिसाब से भारत का जो पासपोर्ट है ये दुनिया में 90वें स्थान पर है, जबकि इसी इंडेक्स में नंबर 1 पर 2 कंट्री हैं, जापान और सिंगापुर। क्योंकि जापान और सिंगापुर के जो नागरिक हैं इनको कुल 192 देशों में वीजा फ्री एक्सेस है। तो इस तरीके से दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान और सिंगापुर का, जबकि भारत का स्थान है 90वां। इसी तरीके से इस पूरी लिस्ट में सबसे अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है। साल 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो इस साल के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बार नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2 लोगों को, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस की एक पत्रकार हैं, जबकि दिमित्री मुरातोव जो हैं ये रसिया के एक पत्रकार हैं। तो इन दोनों ही लोगों को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इन दोनों लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए इनके प्रयासों हेतु इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अंशु मलिक। तो अंशु मलिक जो हैं ये भारत की एक महिला पहलवान हैं। इन्होंने इस बार जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, इसमें इन्होंने वुमेन्स की कैटेगरी में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। और ये इस तरीके से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। इनसे पहले जितनी भी भारतीय महिला पहलवानों ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, इन्होंने केवल ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। और दोस्तों, आपको याद रखना है जो अंशु मलिक हैं ये हरियाणा के जिंद जिले से हैं। अंशु मलिक के अलावा इसी चैंपियनशिप के अंदर सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस बार के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को अभी तक 2 मेडल मिले हैं, एक सिल्वर मेडल जिसको जीता है अंशु मलिक ने और एक ब्रॉन्ज मेडल सरिता मोर ने। निम्न में से किस राज्य में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कोरिया जिले में जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है
अब इसी को गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में बदल दिया जाएगा। हाल ही में इसके लिए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है यानी कि NTCA, इसने अपनी मंजूरी दे दी है। तो आपको याद रखना है जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है ये बनेगा छत्तीसगढ़ में, और ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑलरेडी हैं। एक तो है अचानकमार टाइगर रिजर्व, इसके अलावा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, और तीसरा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो ये इस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने सप्ताह भर चलने वाले कवच कुंडल अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये जो अभियान शुरू किया गया है ये एक कोविड-19 टीकाकरण अभियान है। इसको महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया है। तो ये अभियान 1 हफ्ते तक चलेगा। ये 8 अक्टूबर को शुरू हुआ है और ये चलेगा 14 अक्टूबर तक, और इस दौरान हर एक दिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कवच कुंडल अभियान जो है इसके तहत हर एक दिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। भारत और किस देश के बीच अजेय वॉरियर 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो दोस्तों अजेय वॉरियर जो युद्ध अभ्यास होता है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाला एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें दोनों देशों की जो थल सेना है वो इसमें हिस्सा लेती हैं। इस बार इसका 6ठा संस्करण हो रहा है। ये 7 अक्टूबर को शुरू हुआ है और ये 20 अक्टूबर तक चलेगा। तो लगभग 13 दिनों तक ये चलेगा, और इसका आयोजन इस बार भारत में हो रहा है। तो आपको ये जगह भी याद रखनी है, ये है उत्तराखंड के चौबटिया में। उत्तराखंड में जो चौबटिया नाम की जगह है यहीं पर अजेय वॉरियर युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया अजेय वॉरियर जो है ये थल सेना का अभ्यास होता है। इसी तरीके से भारत और ब्रिटेन के बीच नौसेना और वायुसेना का अभ्यास भी होता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो नौसेना अभ्यास होता है उसका नाम है कोंकण। अब ये पिछले ही महीने आयोजित किया गया था इंग्लिश चैनल में, तो ये आपको याद रखना है। कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में होता है। इसी तरीके से वायुसेना अभ्यास का नाम है इंद्रधनुष। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। कोंकण, इंद्रधनुष और अजेय वॉरियर ये तीनों ही अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होते हैं। फिच रेटिंग्स के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहेगी? तो दोस्तों जो फिच रेटिंग्स है ये अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है, और इसने हाल ही में भारत के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर के अनुमान को कम कर दिया है। पहले इसके हिसाब से अनुमान था 10%, अब इसको इन्होंने कम करके कर दिया है 8.7%। यानी कि फिच रेटिंग्स के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी 8.7%। इसी तरीके से अगले वित्त वर्ष यानी कि FY23 के लिए अनुमान लगाया गया है 10%। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, मौजूदा वित्त वर्ष में 8.7% और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 10%। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फोर्ब्स जो मैगजीन होती है इसने हाल ही में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की है 2021 के लिए। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है ये आप जानते ही हैं, मुकेश अंबानी। लगातार 14 सालों से मुकेश अंबानी इस लिस्ट में पहले स्थान पर बने हुए हैं। इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसी तरीके से भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी, जिनकी कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट्स एंड SEZ। और इसके बाद फिर भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं शिव नादर। इनकी कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। तो भारत के 3 सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और उसके बाद शिव नादर। निम्न में से किस कंपनी ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है? तो दोस्तों एयर इंडिया जो कंपनी है इसको भारत सरकार ने बेचने का फैसला किया था, यानी कि इसमें 100% हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनी को बेचने का फैसला किया था भारत सरकार ने। तो हाल ही में इसके अधिग्रहण के लिए बोली का आयोजन किया गया था और इसको जीत लिया है टाटा सन्स कंपनी ने। जो टाटा सन्स कंपनी है इसने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा करके 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। वैसे भी जो एयर इंडिया कंपनी है इसको शुरुआत में JRD टाटा ने स्थापित किया था।
इन्होंने साल 1932 में एयर इंडिया की स्थापना की थी। उस वक्त इसका नाम था टाटा एयर सर्विसेज। बाद में इसका नाम टाटा एयरलाइंस किया गया था और भारत सरकार ने 1953 में इसका अधिग्रहण कर लिया था। उसी वक्त इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के हाथों में आ गई थी। लेकिन पिछले कई सालों में एयर इंडिया से भारत सरकार को घाटा हो रहा था, इसीलिए एयर इंडिया को बेचने का फैसला किया गया था और अभी टाटा सन्स कंपनी ने इसके अधिग्रहण की बोली जीत ली है, यानी कि अब एयर इंडिया को संचालित करेगी टाटा सन्स कंपनी। अक्टूबर 2021 में आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति में रेपो रेट में क्या बदलाव किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक हुई थी उसमें इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसमें इस बार फैसला किया गया है कि जो मौद्रिक दरें होती हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से जो इस समय रेपो रेट है ये इस समय है 4%, जो कि लगातार 8वीं बार इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट जो है ये है 3.35%। इसके अलावा जो बैंक रेट है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये दोनों होती है 4.25%, अभी के समय है 4.25%। इसके अलावा दो रेशियोज भी होते हैं, इनको आपको याद रखना है। CRR इस समय है 4% और SLR है 18%। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि निम्न में से किस फुटबॉल क्लब ने 2021 की डूरंड कप प्रतियोगिता जीत ली है? तो डूरंड कप जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है इस बार इसको जीत लिया है FC गोवा ने, यानी कि गोवा का जो फुटबॉल क्लब है इसने पहली बार डूरंड कप प्रतियोगिता जीती है और इसने फाइनल में हराया था मोहम्मडन SC को। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जो है इसको हराकर इस बार FC गोवा ने पहली बार डूरंड कप प्रतियोगिता जीती है। अब हम लोग आज का क्वेश्चन देखेंगे जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर सवाल यह है, गांधी जयंती के अवसर पर निम्न में से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से कौन से शहर में फहराया गया है? तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 9 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।